सभी साथियों नमस्कार। आप सब लोगों का प्रत्युष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों आज से हम लोग जो है भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की सामान्य जानकारी की बात करेंगे। सामान्य जानकारी में सबसे पहले हम लोग जो है भारत के नामकरण को समझेंगे कि भारत के नामकरण में भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, या जो 7 महाद्वीप हैं इनके प्राचीन नाम क्या क्या हैं इनको समझेंगे। इसके बाद जो है भारत की ग्लोब में कहाँ पर स्थिति है और महाद्वीप में भारत जो है कहाँ पर है, इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत के नाम को अगर हम देखें तो भारत के नाम को जो है हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। एक हम बात करेंगे औपचारिक नाम, भारत का औपचारिक नाम, ठीक है, एक कैटेगरी ये होगी। और दूसरी अगर हम कैटेगरी बात करें तो अनौपचारिक नाम। अनौपचारिक नाम, अनौपचारिक नाम का मतलब ये हुआ कि अनऑफिशियल नेम। और ऑफिशियल नेम कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। देखिए भारत के 2 ऑफिशियल नेम हैं। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो वहाँ पर सिर्फ 2 नामों की चर्चा की गई है, एक भारत और एक इंडिया। तो इन्हीं को हमें आप यहाँ देखते हैं, भारत और इंडिया, सही है ना। देखिए भारत जो नाम पड़ा है वो किस तरीके से पड़ा है। भारत जो नाम पड़ा है वो किस तरीके से भारत का नाम पड़ा है। आपने सुना होगा कि एक जो बच्चा था छोटा सा, ठीक है, भरत नाम का, उसने जो है शेर के जो है दांत गिने थे। आपने किसी क्लास 5 की क्लास में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा आपने जो है, ठीक है ना। तो वायु पुराण के अनुसार साक्ष्य मिलता है कि जो राजा दुष्यंत थे इनका एक पुत्र था भरत। उस पुत्र के नाम से जो है भारत का नाम जो है भारत पड़ा। और इंडिया शब्द जो है, इंडिया भारत का कैसे नाम पड़ा, जो हिंद यूनानी भारत में आए उन्होंने भारत को इंडिया नाम से जो है पुकारा, तो भारत का एक नाम हो गया इंडिया। यानी ग्रीक भाषा में अगर देखा जाए तो भारत का जो नाम है वो क्या है, इंडिया है, ठीक है। यानी कि जो इंग्लिश में अगर कोई ऑफिशियल काम होता है, ठीक है, तो उसका नाम जो है मतलब भारत का नाम इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है और हिंदी में भारत के नाम से जाना जाता है। कुछ नाम जो है अनौपचारिक भी हैं, अनऑफिशियल भी हैं। जैसे मतलब कि आर्य लोग जब भारत में आए तो उन्होंने भारत को आर्यावर्त कहकर पुकारा, ठीक है ना। और मत्स्य पुराण के अनुसार जो है साक्ष्य मिलते हैं कि भारत जो है वो जम्बू द्वीप का हिस्सा है, यानी कि जम्बू द्वीप बोले तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है नाभी बर्फ भी भारत को कहा जाता है, ठीक है ना, मेलुआ भी भारत को कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि भारत के कौन कौन से अनौपचारिक नाम हैं। जैसे कि एक बात करें आर्यावर्त या ब्रह्मव्रत, बात कर लो यहाँ पर, आर्यावर्त, आर्यावर्त। इसके बाद जो है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। फिर हम लोग बात करेंगे जो है आर्यावर्त, हिंदुस्तान, और यहाँ पर मेलुआ, मेलुआ, ठीक है ना। इसके बाद जो है नाभिवर्ष, भारतवर्ष, ठीक है, और तेंजिउ, ठीक है ना। ये भारत के जो है अनऑफिशियल नेम है। जैसे कि ये भारत में आर्य लोग आए तो उन्होंने क्या किया, भारत को जो है आर्यावर्त के नाम से पुकारा। और जब अरबी लोग भारत में आए तब उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से भारत को पुकारा। और मेलुआ शब्द कैसे पड़ा, जैसे आपको पता है कि भारत में एक बहुत ही बड़ी जो है सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। उसी के समकालीन मिस्र में एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की। तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने भारत को जो है मेलुआ शब्द के नाम से पुकारा। ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो है एक भारत को नाभी बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। अब नाभी बर्फ के नाम से भारत को कैसे जाना जाता है, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनके पिताजी थे नाभी। तो इनके पिताजी के नाम से जो है भारत का नाम पड़ गया नाभी बरस, ठीक है ना। इसके बाद जो है भारतवर्ष आपको पता ही है कि ये
वैदिक साहित्य में इसका नाम मिलता है, ठीक है ना। तेंजू जो है ये चीनी जो लोग होते हैं, चीनी लोग जो होते हैं वो भारत को तेंजू के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई है भारत के जो है नाम की। यहाँ पर अब हम बात करते हैं जो है महाद्वीपों की। तो प्राचीन जो ये महाद्वीप आप देख रहे हैं, 7 महाद्वीप जो है, इनके जो है नाम कुछ प्राचीन हैं। जैसे कि देखा जाए क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, जैसे पूछेगा आपसे जो है कि एशिया महाद्वीप का प्राचीन नाम क्या है, एशिया महाद्वीप का प्राचीन नाम क्या है, इस तरीके। उत्तरी अमेरिका का प्राचीन नाम क्या है, दक्षिण अमेरिका का प्राचीन नाम क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का प्राचीन नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए जो उत्तरी अमेरिका है इसका जो प्राचीन नाम है, उत्तरी अमेरिका का प्राचीन नाम है क्रॉन्च द्वीप, क्रॉन्च द्वीप, ठीक है, आप लोग ये नोट कर सकते हैं। और दक्षिणी अमेरिका का जो प्राचीन नाम है वो है प्लच द्वीप। अफ्रीका का प्राचीन नाम है पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप, ठीक है ना। यूरोप का प्राचीन नाम अगर हम देखें यूरोप का, तो ये शॉक द्वीप, शॉक द्वीप, शॉक द्वीप। और एशिया का प्राचीन नाम है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया को जो है सालमनी द्वीप के नाम से जानते हैं, सालमनी द्वीप। इसके बाद जो है सॉरी यहाँ पर फिलीपींस है और ये इंडोनेशिया है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इनको कुश द्वीप के नाम से जाना जाता है, कुश द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये वैदिक साहित्य में इन महाद्वीपों के जो है ये नाम देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका का वैदिक साहित्य में या वैदिक इतिहास में इसका क्या नाम था, तो क्रॉन्च द्वीप। या उत्तरी अमेरिका का प्राचीन नाम क्या था, तो क्रॉन्च द्वीप। यूरोप का प्राचीन नाम क्या था, शॉक द्वीप। एशिया का प्राचीन नाम क्या था, जम्बू द्वीप। अफ्रीका का प्राचीन नाम क्या है, पुष्कर द्वीप। दक्षिण अमेरिका का प्राचीन नाम क्या है, प्लच द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का प्राचीन नाम क्या है, सालमनी द्वीप। और इंडोनेशिया और फिलीपींस का प्राचीन नाम जो है क्या है, ये कुश द्वीप है। तो ये बात हो गई जो है भारत के नाम की और महाद्वीपों के नाम की, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। अब जो हम लोग सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। सेकेंड चैप्टर है भारत की स्थिति और अवस्थिति की हम लोग बात करते हैं। कैसे हम पता करें ग्लोब में कि भारत कहाँ पर है, ग्लोब में हम कैसे पता करें कि भारत कहाँ पर है, ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये कैसे हम पता करें कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आइए इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं थोड़ा डिटेल से। देखिए अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति एवं अवस्थिति की। देखिए ये जो है ग्लोब है, पृथ्वी है, और इसके बीचों बीच में एक रेखा खींची गई है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना, अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देखो बेटा, अगर जैसे ये हमने रेखा खींची, वैसे जो पृथ्वी है, जो ग्लोब है, वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। जो ऊपर का भाग था इसको नाम दिया गया उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण का भाग था
इसको नाम दिया गया दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जस्ट ऊपर एक रेखा जो है खींची गई है जिसका नाम है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। साढ़े 23 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो है अक्षांश का डिवाइडेशन। अब जैसे कि आपने पढ़ा है कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब भारत उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन है कहाँ पर? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है कि यहाँ पर है। ये कैसे हम डिवाइड करें? तो हमने यहाँ पर देखा एक रेखा हमने और जो है ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा खींची, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची। जीरो डिग्री देशांतर रेखा। अब जैसे ही हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची, वैसे ये ग्लोब जो था ये भी 2 भागों में डिवाइड हो गया देशांतर के आधार पे। इधर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या कहलाया? पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन कहलाया बेटा पूर्वी गोलार्ध। अच्छे समझना भैया। पूर्वी गोलार्ध। अब जैसे कि आपको पता है कि ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है एक कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है मेरे दोस्त? ये लंदन से गुजरती है, लंदन से। और जो भारतीय समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा का मतलब ये हुआ कि 82 डिग्री जो मानक समय रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो इसका मतलब जो है जो भारत है वो यहाँ पर होगा, भारत यहाँ पर होगा, यहाँ पर। अगर भारत यहाँ पर है तो अगर हम यहाँ पर अक्षांश के आधार पर देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ये आप लिख सकते हैं। अगर अक्षांश के आधार पर देखा जाए, अक्षांश के आधार पर देखा जाए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यदि देशांतर के आधार पर देखा जाए, देशांतर के आधार पर देखा जाए भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये तो अक्षांश के आधार पर हो गया और देशांतर के आधार पर जो है भारत की लोकेशन का पता हम लोगों ने लगा लिया। लेकिन अगर जो है ओवरऑल जैसे पूछा जाता है कि ग्लोब में भारत कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए इधर पूरब है और इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है और इधर इस साइड में पश्चिम है, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन होती है बीच वाली डायरेक्शन होती है। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? बीच वाली। तो जो ये डायरेक्शन होती है इसको नाम किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। ये डायरेक्शन होगी उत्तर पूर्व होगी, यानी कि भारत जो स्थित है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोब में, ग्लोब में भारत कहाँ पर है? ग्लोब में भारत जो है
वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब समझिएगा बेटा, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि अक्षांश के आधार पर भारत कहाँ पर स्थित है ग्लोब में, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ पर है, तो भारत की स्थिति अगर ग्लोब में देखा जाए तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ठीक है, ये भी भारत के बीचों बीच से गुजरती है, एकदम भारत के बीचों बीच से गुजरती है। क्लियर है? तो ये जो अंतर आया है यहाँ पर, ये कितने डिग्री का है, 82.5 डिग्री का अंतर है। ठीक है ना। अब आपको पता है, आपने पढ़ा है कि जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा ये लंदन से जो गुजरती है, और जो भारत का जो मानक समय है, ये जो नैनी प्रयागराज से जो है लिया गया है, 82.5 डिग्री का डिफरेंस है। और घंटे में यदि बात करें तो 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है लंदन के टाइम से जो है आगे है। तो ये किस तरीके से आगे है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी हमारी जो है वो पश्चिम से पूर्व की साइड में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की साइड में घूमती है। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री यानी कि घूम जाती है। पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा चक्कर जो है अपना लगा लेती है। इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो अगर पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटा में ये कितना घूमेगी बेटा, 1 घंटे में ये घूमेगी 15 डिग्री। अगर 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूमती है तो इसका मतलब 60 मिनट में कितना घूमेगी, 60 मिनट में ये घूमेगी 15 डिग्री। और यदि हम 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट की यहाँ पर 4 मिनट की बात करें तो 4 मिनट में पृथ्वी कितना घूमेगी, 1 डिग्री। ये आपके काम की चीज़ है, ये जो हमने निकाला है। 1 डिग्री बराबर, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होता है, तो इसका आंसर होगा 4 मिनट। 15 डिग्री बराबर कितने मिनट होता है, आंसर होगा 60 मिनट। या 1 घंटा में कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो आंसर होगा 15 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से यदि हम जो है 82.5 में 4 मिनट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 330 मिनट जो है निकल के आते हैं, 330 मिनट। और 330 मिनट में यदि हम 60 का भाग लगाते हैं तो ये 5 घंटा 30 मिनट जो है समय निकल के आता है, 5 घंटा 30 मिनट। क्लियर है? तो यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन से गुजरती है और जो भारत का मानक समय नैनी प्रयागराज से गुजरता है, कितने घंटे आगे है लंदन के समय से, तो 5.5 घंटा ये आगे है। फिर एक दफा क्लियर कर दे रहे हैं, भारत की हम लोग स्थिति और अवस्थिति की बात कर रहे हैं, कहाँ पर, ग्लोब में। ठीक है ना। तो किस तरीके से हम पता करेंगे कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची। ठीक है, इसके बाद जो है ग्लोब को जो है हमने 2 भागों में बांटा। उत्तर का भाग जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाया और जो दक्षिण का भाग था ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाया। ठीक है, इसके बाद जो है हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची। तो जब 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची तो ये जो ग्लोब था ये 2 भागों में बट गया, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अब आपको पता है जो कर्क रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो दोनों गोलार्धों में जो है दिन रात कैसे होती है, बराबर होती है। तो ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि दोनों गोलार्धों में दिन और रात जो है कब कब बराबर होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है,
ये भारत के बीचों बीच गुजरती है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के आधार पे पूर्वी गोलार्ध में है। तो जैसे भारत यहाँ पर है, भारत कहाँ पर? यहाँ पर है। और 82 डिग्री जो मानक समय रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये 82 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला कि भारत जो है, भारत की लोकेशन जो है ग्लोब में वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब समय की भी हमने बात कर ली। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा लगा लेती है। अगर एक चक्कर बेटा पूरा लगा लेती है तो इसका मतलब वो 360 डिग्री घूम जाती है। एक घंटा बराबर कितने डिग्री होता है? 15 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पर 24 से कम 24 और 24 का 15 मल्टीप्लाई करो 360 आ जाएगा। ठीक है ना? एक घंटा का मतलब बेटा 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? 15 डिग्री कोण बनेगा। अगर 60 मिनट में 15 डिग्री कोण बनेगा तो 4 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? 1 डिग्री कोण बनेगा। और जो देशांतर रेखा का जो गैप है वो कितना है? 82 डिग्री का गैप है। 82 डिग्री का गैप है। तो 82.5 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई हमने क्योंकि ये डिग्री में, ये मिनट में है, ठीक है ना? तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 330 मिनट आ जाएगा, और 330 मिनट में 60 का भाग लगा देंगे तो 5 घंटा 30 मिनट ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है? जब 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम जो है क्रॉस करते हैं तो पूर्व में जाते हैं। पूर्व में जाने पर आपको पता है कि समय में वृद्धि होती है, और पश्चिम में जाने पर जो है समय में क्या होती है? कमी आती है। ठीक है? तो ये पता हो गया। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए कि अक्षांश के आधार पर भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ग्लोब में भारत कहाँ पर है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद जो है 15 डिग्री बराबर जो है कितना होता है? तो 1 घंटा होता है। या 1 घंटा बराबर कितनी डिग्री होता है? तो 15 डिग्री होता है। ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसके बाद जो है 60 मिनट में कितनी डिग्री होता है? तो 15 डिग्री होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? तो 4 मिनट होता है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से तो गुजरती है, बात बिल्कुल एकदम पते की है, सही है। किन किन राज्यों को ये काटती है? किन किन राज्यों की परिच्छेद करती है? कौन कौन से राज्यों से ये गुजरती है कर्क रेखा? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है? कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। चलिए आइए देखते हैं। और जो 82 डिग्री मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये लल्ला 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है? ये 8 राज्य हो गए। अब अगर पूछा जाता है कि कर्क रेखा का विस्तार सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है भारत में? तो सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश में है। और कर्क रेखा का सबसे कम विस्तार किस राज्य में है? तो वो राज्य है राजस्थान में। ठीक है ना? तो